हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए हरियाणा के एग्ज़ाम्स के लिए नेक्स्ट क्विज़ लेके आई हूं, जो आपके हरियाणा के सीईटी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही जो एचसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसमें एचसीएस के लिए भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो अलग अलग स्टेट्स में भी जो इंडियन जीके क्वेश्चन आए हैं या हिंदी के आए हैं सभी उठाए हैं, तो ध्यान से कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो बताइए किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है इनमें से? तो इसका आंसर क्या होगा? सामवेद। ओके, सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित। आपको पता है वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। नेक्स्ट है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? सिक्कों या मुद्राओं का पेपर में किसी भी तरह क्वेश्चन आ सकता है, तो बताइए कब हुआ? 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व में सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो दिल्ली के सुल्तान ने, कौन से सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया था इनमें से? बताइए क्या होगा इसका आंसर? फिरोज तुगलक। ओके, फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। और हाँ, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? क्या होगा इसका आंसर? पेपर में पूछे जाते हैं, खासकर सल्तनत वंश के जो संस्थापक होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? गयासुद्दीन तुगलक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी कि कुंभ मेले को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? हर्षवर्धन। ओके, हर्षवर्धन ने कुंभ मेले को प्रारंभ किया था। आपको पता है हरियाणा में जो इनकी राजधानी थी वो थानेश्वर थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो आपको इनमें से बताना है सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है इनमें से। तो कौन सा यंत्र है? वीणा। ओके, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा है। नेक्स्ट, नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ विच ऑर्गन? तो आपको पता है नेफ्रॉन है सबसे बेसिक इकाई किसकी है? बताइए, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ विच ऑर्गन है? किडनी। ओके, किडनी, हिंदी में इसको वृक्क बोलते हैं। ओके, वृक्क। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक जो मॉडर्न हिस्ट्री के ये क्वेश्चंस होते हैं, बुक्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। करंट की बुक्स इंपॉर्टेंट होती है और एक हिस्टोरिक बुक्स आप प्रीवियस ईयर की कर लेना, पुरानी तो ज़्यादातर। तो इसका आंसर क्या होगा? फिलहाल रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? जल्दी आंसर दीजिए। चलिए, टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा सन 1896, यानी कि 1896 में पहली बार नेशनल जो सॉन्ग है वंदे मातरम वो गाया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो बताइए कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल नंबर 123, यानी कि 123। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी प्रथम हो आपको सभी पता होना चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर? पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है, पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है। तो क्या होगा इसका आंसर? फातिमा बीबी। फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी। नेक्स्ट है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो इनमें से किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल। ओके, विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। नेक्स्ट है, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी पर्वत या पहाड़ियाँ स्थित है नर्मदा और तापी नदी के बीच में? तो इसका आंसर होगा सतपुड़ा। ओके, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
गौ संरक्षण व गौ संवर्धन विधेयक लागू करने की तिथि क्या है? ये 2019 में जो हरियाणा के एग्ज़ाम्स हुए थे तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कब है? 16 मार्च 2015। ओके, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, याद रखिएगा इसको भी। हरियाणा में सनातन धर्म की पहली शाखा कहाँ शुरू हुई? सनातन धर्म या हिंदू धर्म भी बोल देते हैं इसको एक तरीके से। तो इसकी पहली शाखा कहाँ शुरू हुई थी? इनमें से क्या होगा इसका आंसर? बताइए जल्दी। वेरी गुड। तो इसका आंसर होगा झज्जर। ओके, झज्जर में शुरू हुई थी सनातन धर्म की पहली शाखा। और सन भी पूछा जा सकता है पेपर में, तो 1886। ओके, पूछा जा सकता है सनातन धर्म की पहली शाखा कब शुरू हुई? तो सन 1886 में। नेक्स्ट है, बेसर नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? आपको पता है पेपर में एक ना एक आभूषण जरूर पूछा जाता है। तो बेसर नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? नाक में। ओके, नाक में पहना जाता है। नेक्स्ट है, विवाह में दुल्हन को चढ़ाए जाने वाले रेशमी ओढ़ने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इनमें से? चुंदड़ी, गुमटी, डिमाच या चांतारा? दीजिए आंसर। तो इसका आंसर होगा डिमाच। ओके, जो विवाह में दुल्हन को रेशमी जो ओढ़नी चढ़ाई जाती है उसको डिमाच बोलते हैं। नेक्स्ट है, क्षय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? अब ये जो हिंदी के क्वेश्चन में जो भी इस टाइप के डालती हूँ वो प्रीवियस ईयर के होते हैं, इसलिए मैं इंक्लूड करती हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? संयुक्त वर्ण। ओके, जो क्षय ध्वनि है वो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। अब देखते हैं संयुक्त वर्ण क्या है। देखिए, जो शब्दकोश है उसमें क्षय, त्रय जो त्रिशूल वाला होता है, और गे, जानी जिसे जय भी बोलते हैं और कई गे भी बोलते हैं, वो कुछ अलग से शब्द संग्रह नहीं मिलता है, ये संयुक्त अक्षर ही कहलाते हैं। तो अब देखिए संयुक्त अक्षर कैसे कहलाते हैं? संयुक्त यानी कि दो शब्दों से मिलकर बने ही। जैसे क्षय है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कै हलंत यानी कि आधा कै और जमा शय, तो क्षय बन गया। ओके, अब इसी तरह देखिए त्रय, इसका दूसरा एग्जाम्पल है त्रय, आधा तय जमा रे से मिलके बन गया त्रय। ओके, और ऐसे ही जय या गे भी बोलते हैं कई, ज्ञानी या जानी बोलते हैं कई, वैसे जय ज़्यादा उचित है। तो ये बनता है आधा जय जमा ण से। ओके, ऐसे ही एक और शब्द है श्रेय, श्रृंगाल वाला जो श्रेय होता है वो शय, आधा शय जमा रे से मिलकर बनता है। तो ये सारे के सारे संयुक्त अक्षर है। संयुक्त क्यों है? क्योंकि दो शब्दों से मिलकर बने हैं, कि यानी कि संयुक्त होकर बने हैं। ओके, आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो डेली 9:15 बजे क्विज लाइव होता है, आप लाइव आकर ये चीज़ें पूछ सकते हैं। ओके, या कमेंट बॉक्स में बाद में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, वीरोचित। वीरोचित में कौन सी संधि है? अब बताइए वीरोचित में कौन सी संधि है? तो क्या होगा इसका आंसर? गुण संधि। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, रोज़ ही बताती हूँ, पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो याद हो भी गया होगा। जहाँ पर ए या ओ की मात्रा होती है वहाँ पर कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। ट्रिक है, मैंने इस पर एक वीडियो भी डाल रखी है संधि के ऊपर, आई होप सबने देखी होगी वो, तो संधि उनको क्लियर हो गई होगी और ट्रिक्स भी याद हो गई होगी। वैसे भी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं डेली प्रैक्टिस कराती हूँ, या और न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी याद हो जाएगी अगर आप डेली क्विज अटेंड करते हो तो हिंदी की अच्छी खासी प्रैक्टिस। नेक्स्ट है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब प्रख्यात में उपसर्ग क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्र। ओके, अब देखिए उपसर्ग क्या होता है? जो आगे लगता है, और प्रत्यय क्या होता है? जो पीछे लगता है। ओके, याद रखिएगा, उपसर्ग जो आगे लगता है, प्रत्यय जो पीछे लगता है। अब देखिए प्रख्यात में प्र आगे लगा हुआ है ना, तो ये उपसर्ग है। ठीक है, अगर प्रत्यय पूछते तो वो पीछे वाला होता। ओके, मैं आपको प्रत्यय का भी एग्जाम्पल दे दूंगी अच्छे से, और 1-2 दिन इसको डालूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा जिसको नहीं पता है। चौलड़ी में कौन सा समास है? अब देखिए कौन सा समास है चौलड़ी में? दीजिए आंसर जल्दी से। वेरी गुड, टाइम आप हो चुका है। आंसर होगा बहुब्रीहि। अब देखिए इसमें बहुब्रीहि समास क्यों है? रीज़न क्या है? चौलड़ी यानी कि चो मतलब चार, लड़ी। ओके, लड़ियाँ, तो चार हैं लड़ियाँ जिसमें, यानी कि मतलब क्या निकला? माला। ओके, माला मतलब निकला। और मैं आपको कितनी ही बार बता चुकी हूँ कि जो बहुब्रीहि समास होता है
उसमें दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे ही पद की ओर इशारा करते हैं। जैसे कि कल एग्जाम्पल दिया था आपको, दशानन रावण होता है। ओके, कुछ तीसरा ही मीनिंग निकले जहाँ पे। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ डिस्कर्सिव। आप बताइए इसका सिनोनिम क्या होगा। ऑप्शन ए रैम्बलिंग, बी इम्पोलाइट, सी नेग्लेक्टफुल, डी मेथोडिकल। दीजिए आंसर, दीजिए आंसर जल्दी। चलिए टाइम अप होता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि रैम्बलिंग। अब देखिए रैम्बलिंग क्या होता है, बिखरा हुआ यानी कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और डिस्कर्सिव क्या होता है, असंबद्ध या बेतरीब। ओके, तो ये इसका सिनोनिम हो गया, रैम्बलिंग बिखरा हुआ, डिस्कर्सिव क्या होता है, बेतरीब। ओके, चलिए बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। इम्पोलाइट, इम्पोलाइट क्या होता है, असभ्य होता है। नेग्लेक्टफुल बेपरवाह होता है। मेथोडिकल व्यवस्थित होता है। नेक्स्ट, एंटोनियम ऑफ एक्स्ट्रा। ऑप्शन ए एक्सट्रीम, बी स्ट्रेंज, सी असेंशियल, डी यूजुअल। दीजिए आंसर। 23rd का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि असेंशियल, ज़रूरी। अब देखिए एक्स्ट्रा क्या होता है, अतिरिक्त होता है। और मतलब कोई चीज़ पूछते हैं ना, आपके पास पेन एक्स्ट्रा है, यानी कि अतिरिक्त पड़ा हुआ है। और इसका उल्टा क्या हो गया, एसेंशियल, यानी कि ज़रूरी। तो इसका एंटोनिम हो गया। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम क्या होता है, अत्यंत, बहुत ज़्यादा, यानी कि। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज होता है अजीब। और यूजुअल क्या होता है, सामान्य। नेक्स्ट, idiom, the smuggler was like a cat on hot bricks when the police raided his house। अब आपको idiom बताना है like a cat on hot bricks का। ऑप्शन ए कूल एंड कॉन्फिडेंट, बी ग्रेटली अपसेट, सी वाइल्ड एंड फ्यूरियस, डी वेरी एगिटेटेड। अब बताइए 24 का आंसर क्या होगा। 5 सेकेंड्स ओनली, जल्दी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि ग्रेटली अपसेट, यानी कि अत्यंत उदास। अब चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। कूल एंड कॉन्फिडेंट, यानी कि शांत व विश्वस्त। वाइल्ड एंड फ्यूरियस, यानी कि जंगली व अति उग्र। वेरी एगिटेटेड क्या होता है, अत्यंत उत्तेजित। और ग्रेटली अपसेट मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका जो ईडियम है क्या है, वो अत्यंत उदास है। चलिए 25th क्वेश्चन देख लेते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन डिफरेंस टू प्लेजर और पेन। ऑप्शन ए परसेवरेंस, बी टॉलरेंस, सी स्टोइकिज्म। अब बताइए। और हाँ, डी रेटिसेंस। दीजिए आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, इसका मतलब क्या होता है, आत्म संयम। और इनडिफरेंस टू प्लेजर और पेन, इसका मीनिंग क्या है, आनंद या पीड़ा की तरफ उदासीनता, यानी कि कोई फर्क ही ना पड़ना। ओके, तो इसका क्या हो गया, आत्म संयम। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। परसिवरेंस दृढ़ता, टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या होता है, सहनशीलता। रेटिसेंस क्या होता है, अल्पभाषिता। ओके, आई होप सभी क्लियर हो गए होंगे आपको। नेक्स्ट, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस एनिमल हस्बेंड्री के भी डाले हैं, हरियाणा के एग्जाम्स में ये पूछी जाती है, इसलिए मैंने एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं। तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, पंतनगर में। नेक्स्ट, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो पेपर में रिपीट हो चुके हैं, इसलिए मैंने इंक्लूड किए हैं। और अगर किसी को एनिमल हस्बेंड्री के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं तो प्लेलिस्ट में आपको एनिमल हस्बेंड्री मिल जाएगी, जिसमें आपके ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने कवर करा रखे हैं, देख सकते हैं आप वहाँ पर जाकर। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27th, बेसाल्ट चट्टान खनिज पर किस मृदा का विकास हुआ है, यानी कि किस मिट्टी का विकास हुआ है। तो क्या होगा इसका आंसर, काली मृदा, यानी कि काली मिट्टी। ओके, काली मिट्टी का जो विकास हुआ है वो बेसाल्ट चट्टान खनिज पर हुआ है। नेक्स्ट, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है, यानी कि अच्छा है हृदय रोगियों के लिए। आप बताइए इसमें से कौन सा तेल अच्छा है, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल या सोयाबीन का तेल। तो इसका आंसर क्या होगा, सूरजमुखी। ओके, जो सूरजमुखी का तेल होता है वो हृदय रोगियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस।
अब बताइए फर्स्ट स्टेप क्या होता है फोटोसिंथेसिस का। हिंदी वाले स्टूडेंट सुनिएगा, प्रकाश संश्लेषण का जो प्रथम स्टेप होता है, पहला स्टेप होता है, वो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। दीजिए आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। थ्रो लाइट एक्साइटमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। आपको पता है क्लोरोफिल से ही होता है जो प्रकाश संश्लेषण होता है। जिन पौधों में क्लोरोफिल होती है वही प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? वो जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल की वजह से ही होता है पत्तियों में। ओके, पत्तियों का ग्रीन कलर किस लिए दिखाई देता है? क्लोरोफिल की वजह से ही दिखाई देता है। पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? अब बताइए किसे कहा जाता है? पॉल गेटी, बिल गेट्स, रवि शास्त्री या सुंदर पिचई को? दीजिए आंसर जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल गेट्स। ओके, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? बिल गेट्स को कहा जाता है। चलिए, अभी ये आज का क्वेश्चन है जो कल आपसे मैंने पूछा था। अभी इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स ने ज़्यादातर ने ठीक ही दिया था। ओके, ये मैंने कल पूछा था आपसे। तो अभी एंटोनिम ऑफ एनकाउंटर, इसका एंटोनिम क्या था? अवॉइड, बचना है, टालना है। एक्सप्लेन, जो अच्छे से मैंने सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन कर रखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब ये आज का प्रश्न है जो आपके लिए है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाना है सभी स्टूडेंट्स को। एंटोनिम ऑफ अर्थी, श्योरली, टेसिटर्न, डिफाइंड, अनअर्थली। अभी सभी स्टूडेंट्स को नीचे इसका आंसर देना है। तो आज का हमारा क्विज पूरा होता है। देखिए, डेली 9:15 बजे रात को ये क्विज आता है। सभी स्टूडेंट्स अटेंड किया कीजिए इसको, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए आज आपके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं और वीडियो सारी 20 मिनट की भी नहीं है और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अब जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिए प्लीज़। और हाँ, स्कोर टाइप कर दीजिए। जो स्टूडेंट्स नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। ओके, और जिसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, इंडिया जीके के, हरियाणा जीके के और स्पेशली एनिमल हस्बेंड्री के, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री इजीली अवेलेबल नहीं है और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो खासकर, तो मैंने एनिमल हस्बेंड्री ज़्यादातर आपको प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस की फॉर्म में करा रखी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर आपको एनिमल हस्बेंड्री मिलेगी। उसमें आपको एनिमल हस्बेंड्री का काफ़ी कुछ कवर हो जाने वाला है। इनफैक्ट पशुओं की नस्लें मैंने ट्रिक के साथ करा रखी है, आप उनको ज़रूर कीजिएगा, आपको पक्का याद हो जाएंगी वो सारी की सारी। ओके, और हाँ, वीडियो को लाइक तो करना ही है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना और साथ ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करके जाने हैं, इससे हमें भी सपोर्ट मिलता है। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।